गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लेक्चर 8 में हमने पढ़ रहे थे गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पार्ट 8वां था। सॉल्यूशन के पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि अपना द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन का मतलब क्या है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों किस अवस्था में होते हैं, द्रव्य अवस्था में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें विलय एंड विलायक दोनों द्रव्य अवस्था में होते हैं, उन्हें द्रव्य विलयन कहते हैं, या ऐसे विलयन को द्रव्य विलयन कहते हैं। द्रव्य विलयन में जैसे हम लें एग्जाम्पल कि जैसे मैंने एल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया या फिर मिल्क को वाटर में मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है एल्कोहल प्लस वाटर, या फिर मैं हम लिख दें मिल्क प्लस वाटर। तो ऐसा विलयन लेना जिसमें विलय और विलायक दोनों किस अवस्था में आते हैं, द्रव्य अवस्था में आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य विलयन कहते हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमने इसके दो एग्जाम्पल ले लिए। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो हम विलय मिलाते हैं, कहने का मतलब विलायक के अंदर जो विलय मिलाते हैं वो वॉलंटाइन यानी वाष्पशील हो सकता है, या नॉन वॉलंटाइन यानी कि अवाष्पशील हो सकता है। तो उसके लिए और उसकी वाष्प दाब के प्रेशर के हिसाब से राउल्ट ने नियम दिया था, जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब हम किसको कहते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर हम किसको कहते हैं। तो वेपर प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन तो क्या है कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, यानी कि वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अपनी सिंपल सी डेफिनेशन तो क्या होगी, एक निश्चित ताप यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे अपने पास भी कोई अगर सॉल्यूशन रहता है जिसको हम ओपन यानी कि खुला रखते हैं, तो उसमें कंटिन्यू क्या बनती रहती है, वाष्प बनती रहती हैं और बाहर निकलती रहती हैं। जैसे हमने पानी को, एल्कोहल को या पेट्रोल को या इथर को जैसे मैंने किसी बर्तन में डाला और उसको ऊपर से क्या रख दिया, मैंने खुला रख दिया, तो धीरे धीरे इसकी क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी, और वो क्या निकलती रहेंगी, बाहर निकलती रहेंगी। क्या निकलती रहेंगी, बाहर निकलती रहेंगी। लेकिन अगर इसी अपनी जो पोर्ट ली हमने, इस पोर्ट को मैं क्या कर दूं, ऊपर से ढक दूं, यानी कि बंद कर दिया जाए। जैसे इसी पोर्ट को हमने यहाँ लिया और इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है अपना, जिसको हम वॉलंटाइन कह सकते हैं, यानी कि वाष्पशील कह सकते हैं, वाष्प बन रही है। और फिर हमने इसको ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि ये तो रखा था हमने, कैसा रखा था, ओपन रखा था, और इसको हमने ऊपर से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो धीरे धीरे इसकी भाप तो बनेंगी लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएंगी। तो वाष्प तो बनेंगी यानी कि वेपर तो बनेंगी, और वो वेपर यहाँ आएंगी और यहाँ आकर वापस वो क्या होने लगेंगी, संघनित होने लगेंगी। यानी कि पहले तो क्या बन रही है, वाष्प बन रही है, और वाष्प फिर आपस में इकट्ठी होकर क्या बन रही है, संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। तो पहले तो जैसे ज़मीन से हम पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, तब उसकी क्या बनती है, वाष्प बनती हैं। फिर बादल जब बनते हैं तो उस टाइम पे जो पानी की जो वाष्प थी वो संघनित होकर किस में बदल जाती है, बूंद के रूप में बदल जाती है। जिस प्रकार से फ्रीज से कोई पानी की बोतल हम निकाल कर बाहर रख दें, तो फ्रीज की बोतल पर धीरे धीरे पानी की बूंद क्या होने लगती है, जमा होने लगती है। इसका मतलब इन्वायरमेंट में जो वाष्प थी वो उसके पास आकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की बूंद में, ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये क्या होने लगेंगी, वापस कन्वर्ट होने लगेंगी, संघनित होकर लिक्विड में बदलने लगेंगी। तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगी, वाष्प, और फिर वापस उनका संघनन। तो यहाँ पर एक कौन सी अवस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाएगी, कहने का मतलब साम्य अवस्था आ जाएगी। और इस साम्य अवस्था में इस वाष्प के द्वारा यहाँ पर जो अपना सॉल्यूशन है, इसके ऊपर डाला गया जो प्रेशर होगा,
इसके ऊपर डाला गया जो क्या होगा प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर कहेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक हमने पोर्ट ली, पोर्ट को हमने खुला छोड़ दिया, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे वाष्प द्वारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर उसी पोर्ट को हम ऊपर से क्या कर दें, बंद कर दें, तो वाष्प तो बनेंगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी और वो धीरे धीरे संघनित होने लगेंगी और वाटर, कहने का मतलब अपने पास ड्रॉप में बदलने लगेंगी। तब यहाँ पर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसमें वाष्प और संघनन दोनों एक साथ होने लगेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहे हैं। अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो वेपर जो बन रही थी, कहने का मतलब वाष्प जो बन रही थी, उस वाष्प के द्वारा लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डाला जाएगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। और द्रव्य विलयन में वाष्प दाब का अध्ययन किसने किया था, राउल्ट ने किया था। तो द्रव्य विलयन अपने पास जो है उसके अंदर वाष्प दाब का अध्ययन राउल्ट ने किया। तो राउल्ट ने किया और एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का जो नियम है ये भी दो तरीके से है, इस चीज़ को आपने को दिमाग में रखना है। राउल्ट का नियम भी कितने तरीके से है, दो तरीके से है, कि जिस वक्त हम विलयन के अंदर विलय जो डाल रहे हैं वो विलय अपने पास दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अपने पास हो सकता है वोलेंटाइन सॉल्यूशन, एक अपने पास हो सकता है नॉन वोलेंटाइन सॉल्यूशन। यानी कि कहें कि एक बार तो अपने पास क्या हो सकता है, वो विलय जो हम लेंगे वो वाष्पशील हो सकता है, दूसरी बार जो ले रहे हैं वो कैसा हो सकता है, अवाष्पशील हो सकता है। तो पहले जो हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसके अंदर जो हमने विलय डाला है वो किस प्रकार का है, वाष्पशील है, यानी कि वोलेंटाइन है। कैसा है, वोलेंटाइन है। तो वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि एक निश्चित ताप के ऊपर किसी घटक का वाष्प दाब जो होगा, यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा, वो उस घटक के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपना नियम क्या हो गया, एक निश्चित ताप पर अवयव लिख दें या घटक लिख दें, अवयव या घटक का वाष्प दाब, अवयव या घटक का वाष्प दाब उस वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव या फिर क्या कहते हैं घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अपना टॉपिक क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, यानी कि जो विलय लिया है वो कैसा है, वोलेंटाइन है, उसके लिए हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। राउल्ट का नियम यानी कि राउल्ट क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर अवयव यानी घटक का वाष्प दाब जो होगा, अवयव कह दें या घटक कह दें, विलयन के अंदर अपने पास बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो दो ही घटक होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। तो हम यहाँ पर विलय लें या विलायक लें, यानी कि अवयव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ये कह दूँ कि हमने एक विलयन लिया, ये अपना विलयन है और इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने होंगे, दो घटक होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। मैं ये कह देता हूँ ये घटक A है और ये घटक क्या है, B है। मैंने यहाँ पर लिख दिया शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मैं कितना लिख देता हूँ, P नोड A, और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना लिख लेते हैं हम, P नोड B, यानी कि वाष्प दाब यानी कि प्रेशर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, P से। A अवयव के लिए यानी एक घटक के लिए, A कंपोनेंट्स के लिए लिखा, इसलिए मैंने PA लिख दिया। प्योर कंडीशन में इसलिए इसके ऊपर नोट लगा दी। तो अपने पास A घटक का वाष्प दाब क्या आ गया, P नोट A आ गया, B घटक का वाष्प दाब क्या आ गया, P नोट B आ गया। ये तो क्या था शुद्ध अवस्था में, यानी ये विलय और विलायक दोनों क्या थे, अलग अलग थे।
जब हम इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इनका वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब जो है वो क्या हो गया, इसका तो क्या मान लें हम PA और इसका क्या मान लें, PB मान लें, क्या मान लें, PB मान लें, कि इस मिक्स करने के बाद अपने पास A कंपोनेंट से उसका दाब कितना हो गया PA और उसका कितना हो गया PB। और इसके अगर हम किसकी बात करें, मोल अंश की बात करें, तो इसका जो मोल अंश है वो कितना हो जाएगा, मोल अंश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्ष से, तो ये तो हो गया अक्ष A, और इसका मोल अंश कितना हो जाएगा, अक्ष B हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अपने पास एक हमने क्या लिया है, मिक्सचर लिया है, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन लिया है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं A और B हैं। शुद्ध अवस्था में जब ये दोनों अलग अलग थे, प्योर थे, प्योर कंडीशन में इसका वाष्प दाब कितना था, P नोड A, और B का कितना था, P नोड B था। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तब इसका वाष्प दाब क्या हो गया, PA और PB हो गया है। और A के मोलंस क्या होंगे, अक्ष A होंगे, और B के मोलंस क्या होंगे, अक्ष B होंगे। अब हम ठीक राउल्ट के नियम का जो, राउल्ट के नियम की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से चलें। राउल्ट के नियम की क्या है, नियम क्या है, एक निश्चित ताप पर अवयव का वाष्प दाब, यानी कि अवयव का वाष्प दाब की हम बात करें तो मैं एक कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूं, तो PA अवयव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलंस के क्या होगा, समानुपाती होगा, तो समानुपाती क्या हो जाएगा, अक्ष A हो जाएगा, अक्ष A हो जाएगा। या फिर मैं ये कह दूं PB के लिए हम लें तो PB समानुपाती किसके होगा, अक्ष B के समानुपाती होगा। सेम टू सेम इसने यही कहा है कि अवयव का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलंस के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि अक्ष PB जो है वो अक्ष B के समानुपाती होगा, और PA है वो अक्ष A के समानुपाती होगा। अब यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा रहे हैं, तो PA इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नोड A अक्ष A, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, PB इक्वल टू P नोड B अक्ष B आ जाएगा। अब इतना अपने को ध्यान रखना है कि P नोड A और P नोड B क्या है। P नोड A का मतलब है शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट्स A का वाष्प दाब, और P नोड B का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में कंपोनेंट्स B का वाष्प दाब। तो ये बात कब की है, शुद्ध अवस्था में, यानी जब ये प्योर कंडीशन में थे। अब अपने को डाल्टन का एक नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, किसी विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं उन घटकों का टोटल वाष्प दाब की अगर बात करें तो सभी घटकों के वाष्प दाब को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, डाल्टन का नियम ये कहता है कि किसी पोट के अंदर या किसी विलयन के अंदर या किसी गैसीय मिक्सचर के अंदर सबका टोटल अगर हम दाब निकालें, यानी कि मैं ये कह दूं कि इसका टोटल दाब की अगर हम बात करें तो डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम से, डाल्टन का नियम क्या कहेगा, P टोटल इक्वल टू, या मैं PS लिख दूं यहाँ पर, यानी कि P सॉल्यूशन, टोटल की बात कर रहे हैं तो हम, क्योंकि विलय और विलायक दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मैं ये कह दूं कंपोनेंट्स A और कंपोनेंट्स B जब मिलेंगे तभी उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ P टोटल, क्या कह सकता हूँ, P टोटल, कुल प्रेशर। तो PA इक्वल टू क्या दूं, PA प्लस PB, अगर और कंपोनेंट्स हैं तो PC, PD, PN तक हम चलेंगे आगे। अपने पास दो ही कंपोनेंट्स हैं PA और PB, तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो PS इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नोड A अक्ष A प्लस P नोड B अक्ष B, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ ये इक्वेशन नंबर अपनी क्या है, फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है, और सेकंड है। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने कहाँ रख दिया है, डाल्टन का नियम जो है उसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया है। डाल्टन का नियम क्या है कि P टोटल इक्वल टू कितना होगा, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, और आगे आगे डॉट डॉट लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, PN तक लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक सॉल्यूशन के जो टोटल जो प्रेशर होगा वो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का क्या होगा, योग के इक्वल होगा, योग के इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाती है PS इक्वल टू, या P टोटल इक्वल टू P नोड A अक्ष A प्लस P नोड B अक्ष B। अब हमने ये पढ़ा है कि अक्ष A प्लस अक्ष B इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि कहने का मतलब किसी विलयन के अंदर जो मोल भिन्न जो होता है वो हमेशा टोटल मोल भिन्न 1 के क्या होता है, बराबर होता है, चाहे उसके अंदर कितने भी अवयव क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कितने भी अवयव क्यों ना हो, सबका टोटल कितना आएगा, अपने पास 1 आएगा। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, अक्ष A इक्वल टू 1 माइनस अक्ष B, अक्ष A इक्वल टू 1 माइनस अक्ष B, यानी कि अक्ष B को मैं उस साइड में ले जाऊंगा तो किस में सिंबल में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अक्ष A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अक्ष B, और अक्ष A की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ ये, यानी कि PS इक्वल टू कितना हो जाएगा, P नोड A 1 माइनस अक्ष B, कोष्टक बंद कर दिया, प्लस P नोड B अक्ष B।
अब इसको सोल्व करें तो पी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी नोड ए माइनस पी नोड ए अक्स बी, यानी कि मैंने पी नोड ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पी नोड ए माइनस पी नोड ए अक्स बी प्लस पी नोड बी अक्स बी। इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि ये माइनस वाला सिंबल इधर ले जा रहा हूँ और ये वाला इधर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अक्स बी दोनों में क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो इनको साथ रख ले रहे हैं हम। तो पी एस इक्वल टू कितना आ गया, पी नोड ए प्लस पी नोड बी अक्स बी माइनस पी नोड ए अक्स बी, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, पी नोड ए प्लस अक्स बी कॉमन ले लिया, अपने पास आ जाएगा पी नोड बी माइनस पी नोड ए, और ये क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि एक निश्चित ताप के ऊपर किसी अवयव का वाष्प दाब जो होगा वो उस विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक विलयन लिया जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। अब शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब था वो कितना था, पी नोड ए था, उसका कितना था, पी नोड बी था। वाष्प अवस्था जब दोनों को मिक्स कर दिया तब इसका वाष्प दाब कितना हो गया, पी ए हो गया और इसका पी बी हो गया। इसके मोल अंश की बात करें तो अक्स ए और इसका कितना है, अक्स बी है। जिस प्रकार से उसने लैंग्वेज बोली राउल्ट ने, राउल्ट के नियम के अनुसार हो जाएगा कि वाष्प दाब जो है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब घटक ए की बात करेंगे तो पी ए समानुपाती अक्स ए, बी की बात करेंगे तो पी बी समानुपाती अक्स बी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो हमने क्या लगा दिया, पी ए इक्वल्स टू पी नोड ए अक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी नोड बी अक्स बी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। डोल्टन ये कहता है कि सॉल्यूशन का अगर टोटल हम क्या लें, प्रेशर लें, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के प्रेशर का क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डोल्टन के नियम से पी टोटल यानी कि पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो अपने पास आ गया पी नोड ए अक्स ए प्लस पी नोड बी अक्स बी। हमने ये पढ़ा है कि अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी प्लस अक्स एन तक अपने पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि विलयन के अंदर टोटल मोल अंश की बात करें तो कितने भी अवयव क्यों ना हो सबका टोटल कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस अक्स बी आ गया। जरूरी नहीं है हम ऐसे लिखें, अक्स बी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस अक्स ए, है ना, वो अपने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया पी नोड ए माइनस पी नोड ए अक्स बी प्लस पी नोड बी अक्स बी, और इसको मैंने कंप्लीटली क्या कर लिया है, कंप्लीटली सोल्व कर लिया। और अपने पास लास्ट जो आया वो आया पी एस इक्वल टू पी नोड ए प्लस अक्स बी, अपने पास ब्रैकेट स्टार्ट करके पी नोड बी माइनस पी नोड ए। ये क्या कहलाता है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहलाता है। तो ये वाष्पशील विलय के लिए था। अब हम इसके लिए हम क्या बनाते हैं, वाष्प दाब में और मोल अंश में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो ये वो ग्राफ जो है अपने को याद रखना है, दिमाग में रखना है किस प्रकार से बनाना है। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर एंड मोल अंश के मध्य ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों के बीच में क्या बनाना है, अपने को ग्राफ बनाना है। तो अपने पास एक्स एक्सिस और ये अपने क्या ले लिया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, वाष्प दाब ले लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, मोल अंश ले लिया है, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया है। दोनों को हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अपनी पहले चोट जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, पी ए इक्वल्स टू पी नोड ए अक्स ए। तो अपना ये वाला है वो तो क्या है, वाष्प दाब है, ये वाला है वो क्या है, मोल अंश है। तो ये अपने पास जो इक्वेशन आई है वो किस प्रकार के ग्राफ की आई है, y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। ये वाई एक्सिस पी ए, अक्स एक्सिस अक्स ए। तो अपने पास पी नोड ए की क्या आ जाएगी, एक डायरेक्ट लाइन आ जाएगी। मैं ये कह दूँ कि इस प्रकार से क्या बनेगी, एक सीधी लाइन आएगी अपने पास, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नोड ए लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो मोल फ्रैक्शन कितना है, अक्स ए बराबर 0, अक्स ए बराबर 0। और आगे इधर कंटिन्यू हम चलें तो लास्ट पोजीशन जो आएगी वो कितनी आएगी, अक्स ए बराबर 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर अक्स ए बराबर 0 और यहाँ पर चलें तो अक्स ए बराबर 1 तक, अधिकतम 1 तक।
और ये स्ट्रेट लाइन जो प्राप्त होगी जिसको हम क्या कह देंगे, पी नोड ए कह देंगे। क्या कह देंगे, पी नोड ए कह देंगे। तो ये तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन अपने पास थी पी बी इक्वल्स टू पी नोड बी अक्स बी, पी बी इक्वल्स टू पी नोड बी अक्स बी। तो इसको मैं इस साइड से ग्राफ बना रहा हूँ, इस साइड से हमने जो ग्राफ बना रहे हैं ये, तो ये तो अपने पास मैं इसको पास लिख देता हूँ पी नोड ए। इस साइड से बना रहे हैं तो इस साइड में लिख रहा हूँ पी बी बराबर कितना है, अक्स बी बराबर कितना है 0, और एक साइड में चलेंगे तो अक्स बी बराबर कितना आएगा, अधिकतम 1 आएगा। और पी नोड बी की क्या आ जाएगी अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नोड बी। उधर चलें तो पी नोड ए, इस साइड से यूँ ग्राफ बनाया, उस साइड से यूँ ग्राफ बनाया पी नोड बी। याद रखना अक्स बी बराबर हमने उस साइड से 0 लिखा, इस साइड में 1 लिखा है, यानी ये ग्राफ हमने यूँ बनाया है और वो ग्राफ हमने यूँ बनाया है, यानी कि दोनों ग्राफ को हमने एक साथ मिक्स कर दिया है। और जब इन दोनों को हम मिला दें, आपस में मिक्स कर दें, इस लाइन को और इस लाइन को, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन के लिए हो गया। यानी कि एक कंपोनेंट्स के लिए दो अलग अलग ग्राफ बने हैं, एक कंपोनेंट्स ए के लिए और एक कंपोनेंट्स बी के लिए। और जब दोनों रो को हम मिला देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, या मैं ये कह दूं कि पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो ये वाला ग्राफ है वो किसके बीच में बनता है, वाष्प दाब व मोल अंश के बीच में बनता है। किसके लिए, राउल्ट के नियम के लिए। तो ये तो अपना राउल्ट का नियम था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीएससी के लिए, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है या इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यानी कि अब जो लिया हमने वो लिया है वोलेंटाइन सॉल्यूशन, है ना, वोलेंटाइन सोल्यूट। अब की बार जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, नॉन वोलेंटाइन सोल्यूट लेंगे, जिसको क्या होगा, वाष्प नहीं बन रही हो, ऐसा क्या लेने वाले हैं हम, अपने पास विलय लेने वाले हैं। धन्यवाद।